हाँ आने जाने लगे। आज ये आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी के किताब के बारे में बातचीत करने तमाम टीचर्स को, स्टूडेंट्स को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ऐसे दौर में जब जेएनयू का नाम बदल के जियो नेशनल यूनिवर्सिटी करने की पूरी कोशिश चल रही है और अभी 2 दिन पहले ही छात्र संघ इंडेफिनिट बुक हड़ताल भी खत्म किया है, इसी वादे के साथ कि यूनिवर्सिटीज को बचाने के लिए जो सरकार यूनिवर्सिटीज को खत्म करने की मंशा रखा है उनको वोट आउट करेंगे। दरअसल एक छोटा सा एनेक्डोटल एविडेंस के साथ मैं अपनी बात को शुरू करना चाहता हूँ। मैं 2014 में जेएनयू में आया था। जिन स्टूडेंट ने मेरा एडमिशन असिस्टेंस कराया था उनका नाम श्रीनिवास है, वो तेलुगु स्टूडेंट है। मैं भी तेलुगु हैदराबाद से आता हूँ। वो आदिलाबाद के जिले से आते हैं, बहुत बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, आदिवासी। दूसरे वाले को चला दीजिए, आवाज साफ। वो आदिलाबाद के डिस्ट्रिक्ट से एक आदिवासी इलाका है, वहाँ से आते थे। उन्होंने 2 साल पहले अपने पीएचडी जमा किया। रशियन सेंटर से थे, उनके सुपरवाइजर अनुराधा चिनॉय। मैं सारा डिटेल्स इसलिए बता रहा हूँ कि कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की न्यूज़ नहीं है। वो दरअसल 2 वर्किंग क्लास पेरेंट्स का बेटा था, जो ब्रिक क्लीन वर्कर्स के बेटा था। कि जो बॉन्डेड लेबर पूरे तेलंगाना में ईंट बनाने के लिए, जो हम सबके विकास के लिए जो ईंट मजदूर है, उनका बेटा था। उनके पास फॉर्म भरने के पैसा नहीं था। वो सरकारी स्कूल में फेलोशिप के साथ, सरकारी कॉलेज में फेलोशिप के साथ पढ़ाई किया। एमए करने आया जेएनयू में, पीएचडी रशियन सेंटर में हुआ, जेआरएफ क्लियर किया था और उस जेआरएफ के पैसे से आधा पैसा अपना घर बेचता था ताकि अपने माँ बाप में जो बॉन्डेड लेबर से निकल के थोड़ा बाहर आए और अपना पीएचडी जमा करके अभी गेस्ट फैकल्टी होते हुए पढ़ा है। मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ? इसीलिए जो हमारी यूनिवर्सिटीज की कल्पना थी कि किन के लिए बनाया जाएगा और किन के लिए खोला जाएगा, उनमें से इस देश के सबसे वंचित, सबसे मार्जिनलाइज्ड लोगों के लिए सोचा गया था और इसमें जेएनयू उसी पॉलिसी को हम लोगों ने अपनाया था। इस कैंपस में डिप्राइवेशन पॉइंट्स है, इस कैंपस में हॉस्टल फैसिलिटी सबके लिए की मांग की गई थी। इस यूनिवर्सिटी का फीस 283 रुपीज़ है, उसके लिए तमाम लड़ाइयाँ लड़ना पड़ा और आज ऐसे एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी में 12 लाख का एक कोर्स शुरू किया जा रहा है। हमको 12 लाख से बहुत दिक्कत है, बट उससे भी ज़्यादा दिक्कत इस बात से है, अब 12 लाख लेते हुए ना कोई क्लासरूम दे, ना कोई टीचर दे, ना कोई लैब फैसिलिटी दे, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे, ना कोई हॉस्टल दे। इसका मतलब आप एक नया यूनिवर्सिटी का कल्पना कर रहे हैं जहाँ पे बस आप चाहते हैं कि छात्र पैसा दे, देने के बाद कोई डिग्री ले और निकल जाए। जब एलपीजी का पूरा जो नियम कानून 1990s में आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तब पूरी एक प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ लड़ाई थी कि फी हाइक नहीं होगा और जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज है वो बंद नहीं होंगी। कहीं ना कहीं सरकार ने इस बात को डर के यूनिवर्सिटीज को बंद नहीं किया है, पर 2 चीज जरूर किया है। यूनिवर्सिटीज के अंदर जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के लोग हैं, दलित, आदिवासी, महिलाएं, उनको आने से रोक दिया। कैसे? उनको हॉस्टल नहीं दिया। अगर क्लासेस होती हैं तो अधिकतर अंग्रेजी में के साथ अपूर्वानंद सर सही बात बोल रहे थे, किताब भी अंग्रेजी में है। जो रीजनल लैंग्वेजेस है, नॉन हिंदी लैंग्वेजेस में ज़्यादातर रहता है, उनके लिए कोई मीडियम हमारे पास नहीं बचा है। और इस पूरे प्रक्रिया के चक्कर में जो भी टीचर्स या इंटेलेक्चुअल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कोई अर्बन सेंटर के सेंट्रिक हो गए, या दिल्ली हो गए हैं, या गिने चुने 2-3 शहर हो गए, इलाहाबाद, बनारस, पटना, हैदराबाद, इन सबसे दूर हो गए। इसका मतलब हैदराबाद के नज़दीक 200 किलोमीटर जो भी गांव है, उधर के बच्चे अगर एचयू जाके पढ़ते हैं, उनको उस टाइप का क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगा जो आपको जेएनयू में मिलेगा। हर कोई जेएनयू आना चाहता है। क्यों? इसलिए कोई जेएनयू में कुछ खास चीज नहीं है, बल्कि जेएनयू में वही चीज है जो बाकी यूनिवर्सिटी से छीन लिया गया है। आज वही चीज जेएनयू से भी छीन लिया जा रहा है, क्वालिटी, एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एजुकेशन।
अगर गलती से, मैं गलती बोल रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखिए, गलती से कोई दलित छात्र, कोई महिला, कोई माइनॉरिटी से मुसलमान छात्र यूनिवर्सिटी आते हैं पढ़ने के लिए, जो रोहित वेमुला के साथ हुआ, ये कोई अनोमली नहीं है। ये प्रैक्टिसिंग फिलॉसफी ऑफ यूनिवर्सिटीज है, जहाँ पे हम दलित छात्रों को स्ट्रक्चरली आइसोलेट करने का कोशिश कर रहे हैं, अपने पढ़ाई के माध्यम से, जो रिसोर्स एलोकेशन उसके माध्यम से, और दूसरा किस हिसाब से यूनिवर्सिटी के स्पेसेस को डेमोक्रेटाइज बना रहे हैं उसके माध्यम से। अगर कोई बातचीत रखता है कि जो हमको पसंद नहीं आता है, तुरंत सरकार इस माध्यम पे आ जाता है कि एंटी नेशनल। अगर हम लोगों को कोई बातचीत पसंद नहीं आता है लिखने में या यूनिवर्सिटी के क्लासरूम में, कहीं ना कहीं उन सवालों को भी क्लासरूम में भी आइसोलेशन में देखा जाता है, या अनोमली की तरह देखा जाता है। और एक छात्र होते हुए हम इसको बहुत करीब से देखा है और महसूस करते हैं। और यूनिवर्सिटीज को एक हॉस्टाइल वॉर जोन्स की तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अगर कोई छात्र दूसरे छात्र से बहस करता है, टीवी का हेडलाइन देख लीजिए, एबीवीपी वर्सेस लेफ्ट, वर्सेस शब्द जहां आ गया आप समझ जाइए कि वॉर जोन आ चुका है। कोई कैंपस में दो विचारों का टकराव कोई वर्सेस नहीं है, बल्कि दो विचार एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हर किसी को सावरकर का किताब पढ़नी चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए हम लोग। बल्कि वही लोग हैं जो सावरकर की किताब खुद नहीं पढ़ते हैं, जो लिखा हुआ किताब है उनके, उन्हीं के लोग खुद नहीं पढ़ते हैं। बल्कि यूनिवर्सिटी ऐसी स्पेस होनी चाहिए जहाँ पे हर किसी का किताब पढ़ के उस पर खुला बहस हो। There should be an open dialogue, open conversation, and open debate. Unfortunately, the idea of education post LPG, liberalization, globalization, privatization, has been, university has become a space where people can just come, take a degree and go. गरीब को डिग्री दे दीजिए, वो कोई भी नौकरी का उम्मीद नहीं करेगा, क्योंकि आप जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उसको एक प्रिविलेज स्पेस बना रहे हैं। और अगर अशोका यूनिवर्सिटी में या कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाया जाएगा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया जाएगा, जो क्रिटिकल अपैरेटस है जो पहले बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में होगा, वो आपको वहाँ मिलेगा नहीं। क्योंकि एकेडमिक्स को आइसोलेशन में देखते हुए, एक्टिविज्म को गलत चीज मानते हुए, और अगर कोई स्टूडेंट अपना विचार रखेगा तो तुरंत उसको पॉलिटिक्स घोषित किया जाता है। और पॉलिटिक्स उस नजरिया से नहीं जो बाहर लेन देन वाली है, पैसे वाली है, मसल पावर वाली है, उस नजरिए से। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, इससे बहुत बेहतरीन तरीके से बात को मैं आगे रख पाता हूँ। हम लोग कंपल्सरी अटेंडेंस पॉलिसी का विरोध कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? उसके पीछे एक वजह था। अभी सुबह सुबह मुझे एक व्हाट्सएप टेक्स्ट आया था, स्वराज्य जो मैगजीन है, जो हम लोग का जो आंदोलन था कि प्रॉस्पेक्टस और जो नया फी स्ट्रक्चर हो रहा है उसके विरोध में, उसने ये छापा कि जेईई स्टूडेंट्स अगेंस्ट एमबीए। हम लोगों ने ट्वीट किया, मैसेज किया, एमबीए के खिलाफ नहीं है, हम चाहते हैं इस देश का सबसे गरीब भी एमबीए पढ़ सके, उसका फीस भी 283 रुपीज होना पड़ेगा। क्या अदानी अंबानी का ही बच्चा एमबीए पढ़ेगा क्या? एमबीए और इंजीनियरिंग में डेप्रिवेशन पॉइंट्स आप लागू नहीं कर रहे। तो इसका मतलब जो श्रीनिवास जैसे मेरे सीनियर है, मजदूर का बच्चा है, वो कभी इंजीनियरिंग नहीं कर पाएंगे बेहतरीन यूनिवर्सिटी से, ना ही एमबीए कर पाएंगे, क्योंकि उनको हम एलिमिनेट कर चुके हैं कि आप यही फिक्स टाइप ऑफ जॉब कीजिए। अगर आपको नौकरी चाहिए, सॉरी आपको अगर शिक्षा चाहिए, यूनिवर्सिटी में पर्टिकुलर कोर्स में ही आपको डालें, दूसरे कोर्स आपके लिए एलिजिबल नहीं, क्योंकि एक प्रिविलेज्ड कोर्स है। अगर आप जान जाएंगे कि मार्केट इकोनॉमी कैसा चलेगा, आप जान जाएंगे प्रोडक्शन कैसा चलेगा, हो सकता है कि आप उसका खुलासा करते हुए आप एक नया फिलॉसफी को आगे लाएं। ये जो नॉलेज बेस है, मुझे लगता है इस नॉलेज प्रोडक्शन सिस्टम को आपसे छीना जा रहा है। और इस पैरेलल यूनिवर्सिटी में पूरे टाइम, जैसे लिबरल्स को लिबटार्ड्स बोल दिया जाता है, जो पढ़े लिखे स्टूडेंट्स को लेफ्टिस्ट डून्स बोल दिया जाता है, नक्सली बोल दिया जाता है, अर्बन नक्सल बोल दिया जाता है। पैरेलली एक इंफॉर्मेशन जो है उसका एक ऑल्टरनेटिव झूठ को इंफॉर्मेशन और नॉलेज बताते हुए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो एक दायरा बढ़ गया,
जहाँ पे खुद प्रधानमंत्री बोलते हैं कि नाले से गैस निकल जाएगा, अब उससे मैं चाय बना लूँगा या पुष्पक विमान। ये कोई मजाक नहीं है एक्चुअली। वो इस सिस्टम ऑफ नॉलेज में यकीन करते हैं, कहते हुए कि ये जो हमारे पास है ये एक्चुअल नॉलेज है, ये जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं ये एक्चुअल नॉलेज नहीं। तो इसके साथ साथ जो प्राइवेट कैपिटल का उपयोग होते हुए एक आइडियोलॉजिकल और एक पूरा प्राइवेट कैपिटल का जो ताकत यूनिवर्सिटीज को डिस्ट्रॉय कर रहा है, ये आज हम लोगों को इस पूरे 4.5 साल में देखने को मिला है। एक तरफ रोहित नजीब की घटनाएं हम लोगों ने देखा, दूसरे तरफ जियो मॉडल सामने आ रहा है और एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटीज में लागू हो रहा है। जिस पटना यूनिवर्सिटी में 100 साल पूर्ण होने के बाद बोला कि इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस हम पटना यूनिवर्सिटी को देंगे, उस पटना यूनिवर्सिटी को कुछ नहीं मिला है। उस पटना यूनिवर्सिटी का अभी भी हाल और खराब है। अभी भी इस देश की यूनिवर्सिटीज में 40% पोस्ट खाली है। अगर भरा भी जाता है, मुझे शर्म आता है कहने के लिए कि अगर भरा भी जा रहा है तो ऐसे टीचर्स को अपॉइंट किया जा रहा है जिनके एकेडमिक क्रेडेंशियल्स बहुत गड़बड़ है। 60% प्लेजरिज्म, 70% प्लेजरिज्म। लग रहा है कि वो 30% भी कैसे लेके जाने को हैरान हो रहा है। इसका मतलब अब अगर पोस्ट भी देंगे तो इतना मिलावट वाला, खुद मोदी जी का शब्द मिलावट वाला वो लोगों ने अपना पीएचडी और एमफिल लेके आ रहे हैं, जिसमें खुद उनका कुछ रिसोर्स नहीं है। अब ये स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाएगा? इसका मतलब कोई गरीब आ भी जाएगा यूनिवर्सिटी में, वो कुछ पढ़ेगा नहीं, ना कुछ नॉलेज उनको मिलेगा। तो the only reliance that a student would have is an alternative form of knowledge system which is fake news, fake information. और ये सिस्टमेटिकली हम लोगों ने पिछले 15 साल में हासिल किया है। मेरा भाई है, वो इंजीनियर है, पिछले 3 साल से बेरोजगार है। उनको हम लोगों ने किसी तरीके से उस बेरोजगारी से बचाने के लिए लोन लेके बाहर भेजा है। और हैरानी वाली बात ये है कि हम लोग यूनिवर्सिटी सिस्टम को, आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी जो सोच रहे हैं बाहर विदेशों में, उस आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी को आइडिया ऑफ कमोडिटी बना दिया है कि आप जाएंगे, एक कोर्स के लिए 120 बच्चे आते हैं, 40-40 लाख रुपए का लोन लिया जाता है और लोन लेने के बाद एक ही दिन में एक ही कोर्स तीन फेजेस में पढ़ाया जाता है। 3 फेजेस में पढ़ाया जाता है जहाँ पे ना कोई इंटरेक्शन है, बल्कि टीचर कुछ नॉलेज बताता है, स्टूडेंट लेके जाता है। यूनिवर्सिटी एज अ स्पेस ऑफ डिस्कशन, यूनिवर्सिटी एज अ स्पेस ऑफ डायलॉग कंप्लीटली खत्म हो रहा है। और उसी मॉडल ऑफ एजुकेशन को अनफॉर्चुनेटली इससे पहले भी सरकार ने लागू करने की कोशिश किया। जब विरोध हुआ तो ये जो सरकार है इसने नया तरीका ढूंढा, और उसी बात में बार बार कह रहा हूँ, अगर आप आवाज उठाएंगे आप एंटी नेशनल है, अगर आप कोई फैसिलिटी की मांग करेंगे आप देशद्रोही हैं, अगर गलती से कोई पहुंच के लड़ेगा तो कहीं ना कहीं तरीका ढूंढा जाएगा कि उसी यूनिवर्सिटी में वो जो जियो मॉडल है उसको एस्टैब्लिश किया जाएगा, ताकि जो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज का जो स्कोप और आइडिया है, हम लोग बहस करते हैं कि बेहतरीन यूनिवर्सिटीज हमारे पास होनी चाहिए। आज अनफॉर्चुनेट है कि उस बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में भी कुछ बेहतरीन सेंटर्स रहे हैं। जेएनयू जैसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी में कई सारे सेंटर्स हैं, बट कुछ ही सेंटर्स एक्सीलेंस बन रहे हैं, कुछ सेंटर्स के पास कोई फंडिंग नहीं है। तो ये पूरा जो आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी है, मुझे लगता है इस पूरे होलिस्टिक चीज में बातचीत करने का हम लोगों को जरूरत है। और ये किताब एक शुरुआत है, क्योंकि एक नया सरकार का उम्मीद हम लोग रख रहे हैं कि जब नया सरकार आएगा ये आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी को हम लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जिस देश में यूनिवर्सिटी का सिस्टम फंक्शन करेगा उसी देश का एक्चुअल विकास होगा। आप जितने डेवलप्ड कंट्रीज को देख लीजिए 1930s 20s में, हो सकता है कि उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1-2 किया है, हो सकता है खूब जंग हुआ, बट उनका जो जेनेसिस था इकोनॉमीज को आगे बढ़ाने का वो यूनिवर्सिटीज थे। अगर आपकी यूनिवर्सिटी सिस्टम क्रम्पल होगा तो आपकी इकोनॉमी क्रम्पल होगा, आपकी पूरी नॉलेज सिस्टम क्रम्पल होगा, हमेशा के लिए डिपेंडेंट है। इसी बात के साथ अगर हम लोगों को अपने बल पे हर इंसान को, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, ऑटोनोमस होना पड़ेगा और एम्पावर होते हुए अपने हक के लिए लड़ेंगे, तो उसके लिए बेहतरीन यूनिवर्सिटी सिस्टम जहाँ पे एकेडमिक फ्रीडम हो और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के नाम पे
जो फी हाई वाला सिस्टम ना हो, बल्कि जो पैसा हमसे लिया जा रहा है हम ही पे खर्च करें, ऐसे सिस्टम का अगर हम लोग एक कल्पना नहीं करेंगे तो मैं बार बार श्रीनिवास जैसे लोग दोबारा कोई भी JNU या इलाहाबाद में पढ़ने का आलोचना भी नहीं कर पाएंगे। वो फॉर्म भरने से पहले ही उस आइडिया को छोड़ देंगे। आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी को जिंदा रखने का जरूरत है, उसको और बेहतरीन करने का जरूरत है। थैंक यू। थैंक यू बालाजी।